अच्छा, so the question क्या था, just for just the recording, ठीक है, bear with me. Light reflected from the surface of water is partially plane polarized. Describe briefly how you would demonstrate this. तो मैंने आपको पढ़ाया कि वाटर पे से जब रिफ्लेक्ट करती है लाइट तो प्लेन पोलराइज्ड होती है, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसको प्रूव कैसे करें? सो बेसिकली व्हाट इज द प्रूफ, ये कैसे पता चला कि हमें होती है? तो दैट प्रूफ विल कम थ्रू मेलिस's लॉ। ठीक है, अब देखो मेलिस's लॉ कहां अप्लाई करता है? वहां पे अप्लाई करता है जहां पे आपकी इंसिडेंट लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड होती है। ठीक है, मेलिस's लॉ उस पर अप्लाई नहीं करेगा अगर आपकी अनपोलराइज्ड होती। अब ये इंसिडेंट लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो या पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड हो, मसला नहीं है, दोनों में से कोई भी चल जाएंगी, जैसी भी पोलराइज्ड लाइट हो। ठीक है, इफ इट इज पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड तब भी मेलिस's लॉ अप्लाई हो सकता है और तब भी हमें मेलिस's लॉ का इफेक्ट दिखेगा। वो इफेक्ट क्या दिखेगा? वो इफेक्ट ये दिखेगा कि अगर आपके पास पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एज द इंसिडेंट लाइट, आप उसको एक एनालाइजर पे या एक पोलराइड फिल्टर पे आप जो है वो उसको इंसिडेंट करवाओगे और फिर आप पोलराइड फिल्टर को घुमाना शुरू करोगे, उसकी एक्सिस को घुमाना शुरू करोगे, उसका एंगल बदलना शुरू करोगे, तो आपको नजर आएगा एक दफा इंटेंसिटी मैक्सिमम पे है, फिर मिनिमम पे जाती है, फिर मैक्सिमम पे आती है, फिर मिनिमम पे जाती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है। तो प्रूफ क्या हुआ? वाटर पे से लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है। ये किस तरह से बचला आपको, ये किस तरह से प्रूव हुआ? ये इस तरीके से प्रूव हुआ कि लाइट पे से वाटर की वेव्स में से, वाटर पे से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करी, आपने उसको एक पोलराइड फिल्टर में से गुजारा और फिर आपने क्या किया, आपने उस पोलराइड फिल्टर की एक्सिस जो थी वो आपने जो है वो रोटेट करना शुरू कर। तो यू स्टार्टेड रोटेटिंग द एक्सिस ऑफ द पोलराइजर। जब आप एक्सिस रोटेट करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए रोटेट करते हुए देखते गए, तो आपको मिला ऐसा कुछ कि मैक्सिमम का पॉइंट आता है, फिर मिनिमम का आता है, फिर मैक्सिमम का आता है, फिर मिनिमम का आता है, फिर मैक्सिमम का आता है। और जाहिर बात है, अगर पोलराइज नहीं होती, अगर ना पार्शियली होती ना कंप्लीटली होती, दोनों में से कुछ भी नहीं होती, अनपोलराइज्ड होती, तो इंटेंसिटी I/2 होती, खत्म कहानी, उसमें और कुछ कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। अनपोलराइज्ड लाइट को अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसको पोलराइज डालोगे, उसमें से एक कांस्टेंट इंटेंसिटी निकलती है, वो चेंज नहीं करती, चाहे एंगल जो भी हो जाए। लेकिन अगर पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड या कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड को एक पोलराइजर में से भेजोगे, तो एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? डज यू अंडरस्टैंड? मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट on the make the reflected light incident on a polaroid filter। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद अभी करोगे रोटेट द फिल्टर अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, अबाउट इट्स एक्सिस। और नंबर 3 आपको क्या मिलेगा? यू विल सी मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, रिपीट क्या है? बेसिकली ये है कि देखो, अगर मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती, मैं अनपोलराइज्ड लाइट को चाहे मैं एक ऐसे पोलराइजर में जो जिसकी स्लिट जो थी वो ऐसे थी, या चाहे मैं इसको एक ऐसे पोलराइजर में से भेजूं जिसकी स्लिट जो थी वो यूं थी, चाहे इसमें से भेजूं, चाहे इसमें से भेजूं, चाहे इसमें से भेजूं, या मैं एंगल जो भी कर दूं, वट एवर दी एंगल, ठीक है, और चाहे मैं इसको घुमाता भी रहा हूं, अपनी पूरी जिंदगी घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं, जो भी करता रहूं, मुझे यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमेशा I/2 मिलेगी। The intensity will always be I/2, that does not change, वो हमेशा I/2 आती। ठीक है, लेकिन 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 अभी आप लोगों ने पढ़ा, मेरे साथ पढ़ा कि अगर आपके पास पोलराइज्ड लाइट हो और फिर आप उसको एक पोलराइड फिल्टर में से गुजारो, अगर आप उसको फिर एक पोलराइड फिल्टर में से गुजारो, तो जैसे जैसे आप इसका एंगल शिफ्ट करते जाओगे, तो एंगल के शिफ्ट करने, अब देखो, जब कंप्लीटली पैरेलल होगा तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 0, जब दोबारा से पैरेलल होगा तो पूरा पूरा पास थ्रू करेगा, फिर 0, फिर कंप्लीट, फिर 0, फिर कंप्लीट। तो इस तरह से शिफ्ट कर रहा है, राइट? और हमने ये देखा ग्राफ में यही हो रहा है, आपके पास मैक्सिमम आता है, फिर 90 डिग्री में मिनिमम हो जाता है, फिर 180 डिग्री में मैक्सिमम आता है, फिर 270 डिग्री में मिनिमम हो जाता है, फिर 360 डिग्री में मैक्सिमम आ जाता है। तो बेसिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रूव करना कि आपके पास सामने से पोलराइज्ड लाइट आ रही है, उसको प्रूव करने का तरीका ये है कि आप एक पोलराइड फिल्टर ले लो और पोलराइड फिल्टर को अपनी एक्सिस में घुमाओगे तो आपको नजर आएंगे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 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 अगर यही लाइट अनपोलराइज्ड होती
तो आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखते, आपको एक कांस्टेंट इंटेंसिटी दिखती I/2 की, खत्म कहानी। आपको एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट ब्राइटनेस दिख रही होती, खत्म कहानी, इसमें और कुछ नहीं होता। चाहे आप एक्सिस यूं रखते, यूं रखते, यूं रखते, जैसे भी रखते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मुझे अब ये दिखाना था कि पानी वैसे ये पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, कुछ ना कुछ इसमें पोलराइजेशन है, यानी पोलराइज तो है एटलीस्ट, तो उस पर मेलिस लॉ अप्लाई कर सकता है, और मेलिस लॉ अप्लाई करके हमने एंगल रोटेट करके बता दिया मैक्सिमम मिनिमम आई। ठीक है, एक्चुअली लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन, फिर कल करेंगे बाकी डिस्कशन। अलमा कुछ लिख रही है, आई हैव नो आइडिया। एमन आपको तो क्लियर है ना? तो पार्शियली पॉजिटिव भी ग्राफ पर एक ही लाइन बनेगी, पार्शियली पॉजिटिव भी ग्राफ पर एक ही लाइन बनेगी। अलमा मेरी समझ नहीं आया, आर यू सेइंग कि पार्शियली पॉजिटिव का ग्राफ भी यूं ही बनेगा? ऐसे ही बोल रहे हो पार्शियली पोलराइज्ड का ग्राफ भी यूं ही बनेगा, ये बोलना चाह रहे हो? ग्राफ की शेप ऐसी होगी, ठीक है, ग्राफ की शेप ऐसी होगी, लेकिन जीरो पे नहीं जाए, मतलब इट विल बी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ये वाला जो मिनिमम वाला पॉइंट है ये जीरो एम्पलीट्यूड करेगा। ये जो जीरो एम्पलीट्यूड कब आएगा? जब आपके पास जो आपके पास पहले वाली जो वेव आ रही है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है जी, अब देखो ना, अगर अगर पहले से कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड नहीं है, अब वो हल्की सी पार्शियली पोलराइज्ड, उसमें तो ऐसा भी होगा और उसमें ऐसा भी होगा, हो सकता है शायद। तो अब ऑब्वियसली इन ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, इन तीनों के अलग अलग ग्राफ्स बन रहे होंगे, और जब अलग अलग ग्राफ्स नेट निकालोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, किसी भी ऐसे पॉइंट आएगा कि आपको जीरो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा फॉर पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड में जीरो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, लेकिन मिनिमम्स होंगे, यानी मतलब मैक्सिमम 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 मिनिमम हो रहा है, जीरो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट नहीं होगा। सो बस फर्क ये है पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड और कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड में। पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड में जीरो नहीं आएगा, मतलब मिनिमम जीरो पे एम्पलीट्यूड पे नहीं होगा, जैसे जीरो इंटेंसिटी पे नहीं होगा, लेकिन कंप्लीटली में जीरो इंटेंसिटी पे होगा। ठीक है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में रखो, शेप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ये शिफ्ट करता रहेगा, बस ये कहानी होगी। ठीक है, बाकी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज का मैं आपको पूरी चीज कहानी बता चुका हूं कि आई जो है वो मैक्सिमम से शिफ्ट करेगी जीरो, और बस इस तरह से होता रहेगा। ठीक है, सो बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा मतलब इतनी टेंशन नहीं लो। बस पार्शियली प्लेन पोलराइज का आएगा तो उसमें सिर्फ बात ही मतलब बात के तौर पे आएगा, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ग्राफ बनाओ, या आपको ये नहीं बोलेंगे कैलकुलेशन करो, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो सिर्फ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड के लिए वो पूरा पूरा बैठता है फॉर्म। पार्शियली के लिए थोड़ी और ख्वारी करनी पड़ेगी, सारे डायरेक्शंस का अलग अलग ये फॉर्मूला लगा के अलग अलग सम करना पड़ेगा, वो चीज अलग है, वो उसमें नहीं पढ़ना आपने। ठीक है, आपको हमेशा कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। Vertically plane polarized light is incident on three polarizing filters. Vertically plane polarized light is incident on three polarizing filters. The transmission axis of the first polaroid is vertical. The transmission axis of the second polaroid is 45 degree to the vertical. And the transmission axis of the last filter is horizontal. Show that the intensity of the light emerging from the final filter is not zero. ठीक है, so let's draw, सबसे पहले तो ये एग्जामिनर हमें बोल क्या रहा है, so let's do that. अच्छा, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि आपके पास है तीन फिल्टर्स जो यूं पड़े हुए साथ साथ एक दूसरे के। ठीक है, अब होता ये है, क्या होता है कि आप जो है वो क्या भेज रहे हो, आप भेजते हो वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी आप कंप्लीटली एक वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से भेज रहे हो। सही है जी, एंड लेट्स से कि फॉर स्टार्टर्स इसकी इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी, लेट्स से दिस इज आई नॉट। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इज आई नॉट। अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड इज वर्टिकल, यानी इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसी ही है, वर्टिकल। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइड इज 45 डिग्री टू द वर्टिकल, यानी वर्टिकल के, इफ आई डू ड्रॉ द वर्टिकल, तो वर्टिकल अगर ये आ रही है तो ये वर्टिकल के साथ जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है ये बनाती है 45 डिग्री का एंगल, यानी दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है जी, और फिर आपको ये बोल रहे हैं एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ लास्ट फिल्टर इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, मतलब वो यूं है। ठीक है, अगर वो यूं है तो उसका वर्टिकल के साथ एंगल क्या आ गया, उसका वर्टिकल के साथ एंगल आ गया 90 डिग्री, राइट। अगर वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल निकालोगे कभी भी तो वो 90 डिग्री आएगा। सो यहां पे भी वही हो रहा है, सो दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी अ 90 डिग्री। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? एक्चुअली नाउ
दे आर आस्किंग यू कि आप हमें ये दिखाओ कि जो लाइट इंटेंसिटी यहां पे आती है वो जीरो नहीं है. वी जस्ट नीड टू शो दैट. So let's get down to working. अच्छा, now my first recommendation to you in solving these types of questions is कि आप हमेशा क्या करो, सबसे पहले you draw the emergent intensities from all of the polaroid filters. तो अभी ये देखोगे कि ये I नॉट अगर आ रहा है इसमें से कंप्लीटली वर्टिकल वाली केस में से गुजरेगा, तो क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है तो जो निकलेगी वो भी कंप्लीटली वर्टिकल होगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जब ये इसमें से जाएगी तो ये, अब क्योंकि एंगल ये आ गया तो ये जब इसमें से जाएगी तो ये ऐसे जाएगी. इट विल बी एट एन एंगल लाइक दिस, इस तरीके के एंगल पे. और जब ये हॉरिजॉन्टल वाले में से जाएगी तो एक्सिस की वजह से ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. ऐसा ही होगा. सब मेरे साथ चल रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? Does everyone understand the point? सबको समझ में आ रहा है? Yes? Okay. अच्छा, now let's start applying Malice's law. ठीक है जी, Malice's law अप्लाई करना शुरू करते हैं. एंड I wished I had a bit more space. चलो यहीं पे करते हैं. अच्छा, now this is stage 1. ठीक है जी, let's call this stage 1. तो हम 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं. अच्छा, now 1 में what do you think the intensity over here will be? अब्दुल्ला, I/2 होती थी जब पहले वाली अनपोलराइज्ड होती है. ठीक है जी, जब पहले वाली अनपोलराइज्ड होती है तब I/2. अभी ये पहले वाली ऑलरेडी ही पोलराइज्ड है तो उसमें मैलिसिस लॉ लगेगा. ठीक है. एंड विदाउट कैलकुलेशन अल्मा इज करेक्ट. भाई अगर ये कंप्लीटली वर्टिकल ही थी, जब कंप्लीटली वर्टिकल को एक्सिस ऑफ द स्लिट में से गुजार दिया, तो ये भी कुछ नहीं होगा, ये I नॉट ही निकलेगी. मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, कोई मसला नहीं है. I विल इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये I निकालना है हमें. ठीक है, मैं इसको लिखता हूं I अभी फिलहाल फॉर द कैलकुलेशन. दिस इज I. तो अगर ये I है तो I और cos square theta, theta क्या होगा? What do I take the theta as in this case? Theta was the angle between the incident light and the axis of the slit. Incident light और axis of the slit के बीच में एंगल क्या है? इंसिडेंट लाइट और एक्सिस ऑफ द स्लिट के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रही. तो मतलब इसमें एंगल क्या है आपका? इसमें एंगल आपका जो है वो थीटा जो है वो 0 है. एंड देन यू कैन सी, अगर आप I और I नॉट और फिर cos 0 रखोगे और फिर पूरी चीज को इधर होल स्क्वायर लगाओगे तो cos 0 डालोगे तो cos 0 आता है 1, उसको स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 ही आएगा. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, प्रूव हो जाएगा I जो है वो I नॉट ही आए. ठीक है. बहरहाल इसकी कैलकुलेशन नहीं भी करने की जरूरत थी. क्यों? बिकॉज जैसी लाइट थी वैसी ही एक्सिस थी, ये कंप्लीटली गुजर जाएगी, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ये I इधर आ गई, सीधा सीधा बाहर, I नॉट इधर आ गई. ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं स्टेज 2. लेट्स लुक एट स्टेज 2. लेट्स कॉल दिस इंटेंसिटी I2. ठीक है जी. और आपको पता है मैलिसिस लॉ कहता है, मैलिसिस लॉ कहता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल इक्वल्स टू, और आई एम गोइंग टू से दिस I1, it will be equals to incident intensity and then into cos square theta. ठीक है. So I2 will equals to I1 into cos square theta. एंगल क्या लूं इस केस में? 45 डिग्री. You all are correct. आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा? आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो अब इस पे इंसिडेंट होने वाली है, जो इंटेंसिटी अब इस पे इंसिडेंट होने वाली है, इसका और ट्रांसमिशन एक्सिस का क्या एंगल है. तो अभी देख रहे हो उन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 45 डिग्री होगा एंगल, कोई मसला नहीं है. सो I2 will equals to I1 into cos square and then 45. ठीक है जी. तो अब मुझे जरा ये मेक श्योर करना है कि सबको ये समझ में आए कैलकुलेट कैसे करना है. यू आर गोइंग टू राइट इन योर कैलकुलेटर cos 45 एंड देन उस पे होल स्क्वायर लगाओ. ठीक है. होल स्क्वायर जब लगा रहे हो तो इसमें आ रहा है I2 will equals to I1 over 2. ठीक है. आई होप सबके पास ये आ रहा हो, सबको समझ में आ रहा हो किस तरह से ये cos square 45 वर्कआउट करना है. दिस बेसिकली cos 45 एंड देन होल स्क्वायर. ठीक है. सो I2 equals to I1 over 2. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? मेरे पास यहाँ पे I1 over 2 आ गया. एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? सब बात क्लियर हो रही है? अच्छा, और एक काम जरा और कर लेते हैं, ये I1 मुझे पता था I नॉट है. ठीक है. आई न्यू दैट दिस I1 was in I नॉट. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बेसिकली एक और तरीके से लिख लेते हैं. भाई ये I नॉट ओवर 2 है. ओके जी. सो सबसे बड़ी सिली मिस्टेक नंबर 1 इज दिस. द सबसे बड़ी सिली मिस्टेक नंबर 1 इज दिस.
अल्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अल्मा ने बोला 45 डिग्री लो एंगल। क्यों? थीटा जो है, थीटा इज नॉट द एंगल विद द वर्टिकल ऑफ द एक्सिस। ये याद रखना है आपने, थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल नहीं है, थीटा है एंगल जो इंसिडेंट इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ है एंगल। तो अगर अभी देखोगे जो इंसिडेंट इंटेंसिटी थी उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, अगर ये अभी वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री पे निकली, अगर ये जो निकली है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे निकली है, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री के एंगल पे होगी और वर्टिकल के साथ भी 45 डिग्री एंगल होगी। सो इसका मतलब ये हुआ, अब एंगल थीटा क्या था? थीटा था द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द एक्सिस ऑफ द स्लिट। सो द एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। अगेन यू आर नॉट गोइंग टू टेक 90 डिग्री, ये गलती नहीं कीजिएगा, वर्टिकल के साथ एंगल नहीं लेना आपने, आपने इसके साथ एंगल लेना है, इसके साथ एंगल ऑफ द स्लिट। That's what you need to take. So we're going to take 45 again. ठीक है, very good Alma. I3 will equals to I2 into cos and then 45 और इस पे हम फिर होल स्क्वायर लगाएंगे, तो you will see कि I3 दोबारा से क्या आएगा? I3 आएगा I2 over 2. I2 क्या था? I2 हमने निकाला था I not over 2 था, तो जब I2 में I not over 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो I3 आएगा I not over 4. This is the emergent intensity. ये इंटेंसिटी हमारे पास आई है बाहर. This is your emergent intensity and we have shown कि ये जीरो नहीं आई. सही है? सबको समझ में आया? So this is the number one silly mistake that we tend to do in these types of questions. ठीक है, हम हमेशा एंगल जो है वो समझ रहे होते हैं वर्टिकल के साथ है, वर्टिकल के साथ एंगल नहीं है, इट इज विद दी जो आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसका स्लिट के साथ क्या एंगल है. ठीक है, समझ में आया अब्दुल्ला? एमन, वेरी गुड अल्मा, रियली प्राउड ऑफ यू. एंड लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. शुरू में आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, यू हैड अनपोलराइज्ड इंसिडेंट, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन दिस पोलराइड फिल्टर जिसकी एक्सिस ऐसी है 45 डिग्री टू द वर्टिकल. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि एक ऐसे पोलराइड फिल्टर पे ये इंसिडेंट होती है जिसकी एक्सिस क्या है? जिसकी एक्सिस है आपकी कंप्लीटली वर्टिकल. ठीक है, द एक्सिस ऑफ इट इज कंप्लीटली वर्टिकल. और आपके पास उसके बाद एक और आता है पोलराइड फिल्टर जिसमें आपकी एक्सिस ऑफ द स्लिट जो है वो इज एट सम एंगल थीटा. ठीक है जी, टू द वर्टिकल. अच्छा, आपको बोल रहे हैं इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I/6 देन व्हाट इज द एंगल थीटा. सो अगर यहां पे इंटेंसिटी जो आई है आपके पास वो I/6 आई है, सो व्हाट विल बी द एंगल थीटा? ये वाला एंगल थीटा क्या होगा? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट. पहले वाली केस को देखते हैं. सो अच्छा, नाउ सबसे पहले क्या मैंने क्या बोला था? सबसे पहले आप ये करोगे कि आप जो इमर्जेंट डायरेक्शंस होंगे आप वो बना लोगे. ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इसमें से जाएगी तो एक्सिस ऑफ द स्लिट के इक्विवेलेंट हो जाएगी लाइट, सो द अनपोलराइज्ड लाइट विल आल्सो बी लाइक दिस. ठीक है, इट विल आल्सो बी लाइक दिस. फिर जब वो एक कंप्लीटली वर्टिकल में से जाएगी तो वो कंप्लीटली वर्टिकल हो जाएगी, राइट, दैट विल बिकम कंप्लीटली वर्टिकल. और जो है उसमें से फिर जब ये वर्टिकल इस वाली एक्सिस स्लिट में से जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे होके निकलेगी. ठीक है, सो ये पूरी कहानी है. अच्छा जी, नाउ लुकिंग एट द फर्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं इंटेंसिटी आई है, ठीक है जी, सो व्हाट डू यू थिंक वुड द इंटेंसिटी ओवर हियर बी? ठीक है, कल जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, इंटेंसिटी आई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या इंटेंसिटी होगी? You do not need to apply Malice's law over here. Why? Because this is unpolarized light. Unpolarized light पे Malice's law apply नहीं होता है, तो आपको इधर Malice's law लगा के यहाँ पे इंटेंसिटी देनी. ये आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी, you need to learn this intensity whenever unpolarized light is incident on any polaroid filter. जैसा भी पोलराइड फिल्टर हो, 45 डिग्री के एंगल पे हो, 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, जैसा भी हो, ये वाला ऑटोमेटिकली I/2 होता है. ठीक है जी, अभी तो कैलकुलेशन कर रहे होगे तो फिर भी Malice's लॉ के थ्रू I/2 आ रहा होगा आंसर. बट ये दिमाग में रखनी है बात. क्या दिमाग में रखनी है? कि इसमें Malice's लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट के लिए Malice's लॉ अप्लाई नहीं करोगे, सीधा सीधा I/2 लिख दोगे आगे, खत्म कहानी, और कुछ. ठीक है, अच्छा अब क्या है? अब जरूर जो है अब Malice's लॉ अप्लाई होगा बिकॉज दिस इज अ वर्टिकल स्लिट, और ये जो है वो थोड़ी सी 45, ये बेसिकली क्या है? दिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वर्टिकल. ये जो आपकी इंटेंसिटी निकली है
ये 45 डिग्री के एंगल पे है टू दी वर्टिकल, सो इट इज लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये पड़ती है इस पोलराइड फिल्टर पे जिसकी एक्सिस कंप्लीटली वर्टिकल है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क आउट दिस इंटेंसिटी, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस इंटेंसिटी I3, ठीक है जी। एक काम करते हैं, प्रॉपर्ली लेके चलते हैं। अगर मैं इसको I0 बोलता हूं, ठीक है जी, I0 बोलता हूं, तो ये वाली I0/6 हमें बताई भी है, और लेट्स पुट I0 ओवर हियर एज वेल, ठीक है जी। I/4, ओके, लेट्स सी, मिसबा ने जल्दी से कैलकुलेशन कर ली है, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन दिस, एक सेकंड में एक और चीज भी लिख लो इधर, इसको I2 बोलते हैं, और I2 हमें पता है क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी I0/2, ठीक है। अच्छा, नाउ यू नो ये जो इमर्जेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी लिंक्ड टू द इनकमिंग इंटेंसिटी बाय द इक्वेशन I3 विल इक्वल्स टू I2 एंड देन cos स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, नाउ I3 तो I3 अपनी जगह चली गई, I2 हमें क्या पता है, I2 हमें पता है दैट इज एन I0/2, सो दैट बिकम्स एन I0/2, और cos स्क्वायर थीटा, व्हाट शुड आई पुट इन एज थीटा, थीटा क्या डाला, 45 degrees, okay, so I wouldn't say quote it as 45 degrees, ठीक है, ज्यादा appropriate क्या होगा, मतलब ये देखो कि you know कि ये जब पढ़ने वाली है इस पे, ठीक है जी, you know कि जब ये पढ़ेगी तो ये डेफिनेटली एक एंगल बनाएगी 45 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है जी। बट ट्राई टू टेक द एंगल जो ये वाला है, द एंगल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर हियर और क्लॉकवाइज घूम के आपकी एक्स एक्सिस मिलेगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू टेक द एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ऑलवेज ट्राई टू टेक द क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज एंगल लेंगे और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज एंगल क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज एंगल मेरे पास आता है 360 में से अगर मैं 45 निकाल दूं तो 360 में से 45 निकाल दूं तो 315 आ रहा है, ठीक है, 315 आ रहा है। So is there a reason to do that? Basically जो थीटा है this is defined like that, ठीक है। बहरहाल आपने कैलकुलेशन करके भी देखा है, इट्स कमिंग आउट टू बी द सेम थिंग। वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज आपका जो ये वो है वो सिमेट्रिकल है, तो जो 45 डिग्री वाला पॉइंट है वो 315 पे भी आ रहा होगा, ठीक है। खैर यू कैन टेक दी दिस एंगल इज वेल, यू कैन टेक दैट एंगल इज वेल, आपकी मर्जी है, बट आई वुड स्टिल स्ट्रांगली सजेस्ट एक चीज याद करके रखो, क्या चीज याद करके रखो, टेक दी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल लोगे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, देयर इज अ चांस, आई हैव नॉट डन एज मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस, सो आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज, बट क्लॉकवाइज वाला हमेशा सही आंसर देगा, तो टेक द क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। फ्रॉम द इंटेंसिटी जो आपकी लाइन है उससे आप लो क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू टेक द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, सो cos एंड देन 315 और फिर इस पे होल स्क्वायर करेंगे। When you do that, you will see that I3 works out to be an I0/4, जैसे हमें मिसबा ने पहले ही बता दिया, ठीक है जी। And then now we have to work this thing out, ठीक है जी। तो आपको बताया हुआ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0/6 है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0/6 है, इंसिडेंट इंटेंसिटी I3 थी, I3 आपने वर्कआउट किया वो I0/4 थी, so that was an I0/4। एंड देन एंगल क्या लेंगे हम, अब देखोगे अब ये कंप्लीटली वर्टिकल निकली है, राइट, दिस इज कंप्लीटली वर्टिकल, सो ये जो एंगल बनाएगी दिस विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। इसके साथ फिर इसका क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो क्लॉकवाइज एंगल विद द स्लिट, सो दैट कम्स आउट टू बी थीटा, सो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर एंड देन थीटा, ठीक है जी। देखोगे I0 और I0 कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा तो 4/6 हो जाएगा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, एंड देन लेट्स अंडर रूट बोथ साइड्स, ताकि पहले से स्क्वायर रूट हटाएं, तो जब हम अंडर रूट कर लेंगे एंड देन वील टेक द cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/6। 360 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, नहीं देखो अब्दुल्ला, बेसिकली देखो एंगल बिटवीन द लाइट एंड द एक्सिस, ठीक है जी, एंगल बिटवीन द लाइट एंड द एक्सिस, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्लॉकवाइज एंगल लो, ठीक है। अब हो सकता है क्लॉकवाइज एंगल इस तरह से आ जाए जो इस केस में बन रहा है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें अभी थीटा है तो ये आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज एंगल लाइट से लेके एक्सिस तक लोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने 360 माइनस क्यों किया था, क्योंकि लाइट से लेके पूरा घूम के इधर आने में इट वाज दैट, ठीक है जी। मतलब लाइट से अगर मैं पूरा क्लॉकवाइज घूम के आ रहा हूं तब मैं इधर आके अपनी एक्सिस से जाके मिलता हूं, राइट।
I meet the axis then. तो फिर अभी देखोगे ये पूरा एंगल क्या बनता, ये पूरी रोटेशन 360 थी, तो मैंने 360 से 45 निकाल के मैंने एंगल निकाले थे, ये बड़ा वाला एंगल क्या आ रहा है 315 आ रहा है। बहरहाल यू कैन ऑल्सो टेक दिस, जहां तक मैंने देखी है कैलकुलेशन वगैरह, दिस एंगल ऑल्सो वर्क्स, यू कैन आइदर टेक द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आई वुड स्टिल स्ट्रांगली सजेस्ट कि क्लॉकवाइज ही ले लो, ठीक है। आई एम नॉट कंप्लीटली 110% श्योर इस बारे में कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सही एंगल देगा, और अलबत्ता मैं ये बोल सकता हूँ बड़े श्योरिटी के साथ कि क्लॉकवाइज हमेशा सही एंगल देगा, ठीक है। तो ट्राई टू ऑलवेज टेक दी क्लॉकवाइज वाला ही एंगल, बस ये इसमें लाइट से लेके एक्सिस तक जाएगा, ठीक है, लाइट से लेके एक्सिस तक। इसमें अब लाइट पहले आ रही थी, एक्सिस बाद में, तो ये क्लॉकवाइज एंगल यही बन गया था, तो लाइट से लेके एक्सिस तक ये थीटा ही बन रहा था, इसलिए मैंने थीटा लिया, ठीक है। एंड मिसबा हैज गिवन अस द आंसर फॉर दिस थीटा एज वेल, सो थीटा इज कमिंग आउट टू बी ए 35.26 as Misbah says, so 35.26 degrees, or let's round this off to 35.3 degrees, ठीक है, because हमें कोई ऐसी as such information नहीं दी हुई थी राउंडिंग ऑफ करने के लिए, तो we just use that. Any problems with this question? समझ में आया? I'm just saying axis से लाइट से लेके एक्सिस का स्लिट लो, मतलब एंगल लो। Let's move on. ये आ गया आपका, I think this was the specimen paper. I don't remember, specimen paper 22 है ये। अच्छा, ये टॉपिक क्यों मैं इतना डिटेल में करवा रहा हूँ या क्यों इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आई एम अबाउट 80% श्योर कि ये टॉपिक आ रहा है। आई एम अबाउट 80% श्योर, ठीक है जी, कि आपके एग्जाम्स में टॉपिक आएगा, क्योंकि ये लिटरली बस पिछले साल ऐड हुआ है। एक पूरा बड़ा सा चैप्टर आपके कोर्स में से हटा है और ये छोटा सा ये वेव्स में एक पार्ट इन्होंने ऐड किया है, ठीक है जी। सो अब जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लास्ट साल हर पेपर में क्वेश्चन आया होगा इसका, वो नहीं हुआ, ठीक है, दैट डिड नॉट रियली हैपन। मतलब मैलेसिस लॉ के दबा के हर पेपर में सवाल नहीं आए, मतलब ऑल ऑफ द वेरिएंट्स एंड एवरीथिंग। सो लेकिन आया है, ज्यादा मैंने अपने पिछले साल के बच्चों को बोला था कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा नाम बदलना अगर नहीं आया, और तब आया है, ठीक है, इट हैज कम इन द पेपर्स जिसमें आपका वेरिएंट था, ठीक है। सो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना, दिस इज वन ऑफ द गारंटीड टॉपिक्स कि अगर एक पूरा क्वेश्चन इस पे आता भी नहीं है तो एटलीस्ट सम पार्ट्स तो इस पे आएंगे ही आएंगे, या P1 में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बिग डील फॉर यू गाइस, ठीक है। ये नया ऐड हुआ आपके कोर्स में दोबारा से। A beam of vertically polarized monochromatic light is incident on a polarizing filter as shown in figure 5.1. Vertically polarized incident light beam. What do they mean by vertically polarized? They mean vertically polarized ऐसे। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस आपको दे दी है, पोलराइजिंग फिल्टर ये हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट बीम यार। The transmission axis of the filter is initially vertical and transmitted light beam has the same intensity as the incident light beam. आपको पता है भाई, इधर मैलिसिस लॉ लगाओगे तो फिर भी वही आएगी इंटेंसिटी, जो यहाँ पे इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे भी इंटेंसिटी आ रही है, जब तक एक्सिस ऐसी, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ होने नहीं वाला, सीधा सीधा गुजर जाने से। The filter may be rotated about the direction of the light beam to change the angle of the transmission axis to the vertical. State one angle of transmission axis to the vertical that results in no transmitted light beam. तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें कोई ट्रांसमिट नहीं होगी? ओके जी, we've got two answers. 90, you can write 90 degree और you can write 270 degree, दोनों जो है वो करेक्ट आंसर्स है। 90 और 270 लिखना, बस 90 या 270, ठीक है, जस्ट गिव वन आंसर। वेरी गुड मिसबा एंड अलमा। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, द फिल्टर इज नाउ पोजीशनड विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द वर्टिकल एज शोन इन फिगर 5.2। अगेन वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए इसके अंदर, एंड इमर्ज कैसी होती है, इट विल इमर्ज विद द एक्सिस ऑफ द स्लिट, तो द इमर्जेंट लाइट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। एक्चुअली the ratio of intensity of transmitted light upon intensity of incident light is equal to 0.75. So if I call this intensity I and I call this intensity I naught, तो इन्होंने आपको बताया हुआ है कि I upon I naught is basically equals to a 0.75, ठीक है जी, ये हमें बताया, सही है जी, कोई मसला नहीं है। आपसे बोलते हैं कैलकुलेट द एंगल थीटा। So using all of this information, how do I work out the angle theta? Males's law वाले फॉर्मूला से, Males's law वाले फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे, so we know that I will equals to an I naught cos square theta, right? So cos square theta क्या आ जाएगा? Cos square theta आ जाएगा I upon I naught, ठीक है। Now I upon I naught आ रहा है, यही दिया हुआ था हमें, I upon I naught ही दिया हुआ है 0.75. So we will substitute a 0.75 over there. So cos square theta shall equals to a 0.75. Then square root both sides and then take the cos inverse. So theta will equals to cos inverse of
square root of 0.75. So what's the angle coming out to be? 30 degree. Okay, so theta works out to be a 30 degree exactly. Calculate the ratio amplitude of transmitted light upon amplitude of incident light. एम्पलीट्यूड्स कैसे निकाले? इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, एंगल आ गया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो मांग रहे हैं. हाउ डू यू वर्क आउट द एम्पलीट्यूड का रेशियो? A1 upon A2 whole squared. Yes, very good, very good, very good, very good. हमने पढ़ा था intensity is directly proportional to amplitude square. Now, if I introduce the constants, so Ka square बन जाता है, and then intensity upon A square shall equals to a K. Now this is intensity 1 and amplitude 1 जो उसका intensity associated है, जो कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, तो मैं इसी तरह कोई इंटेंसिटी 2 ले लूं और कोई एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर ले लूं, वो भी कांस्टेंट के बराबर ही आएगा. सो नाउ वी कैन रिमूव दिस कांस्टेंट के एंड इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द अदर थिंग्स. सो ऐसा करते हैं, आई एम गोइंग टू राइट दिस इज आई नॉट, तो आई नॉट और उसके एसिट्यूड उसका ए नॉट स्क्वायर. उसके बाद क्या होगा, I2 क्या है, वो हमारा ट्रांसमिटेड कहते थे, ट्रांसमिटेड हमने क्या कहा था, ट्रांसमिटेड हमने I कहा था. सो लेट्स कॉल दिस I एंड कॉन्सिक्वेंटली इसका एम्पलीट्यूड A स्क्वायर कह लेते हैं. ठीक है, हमें निकालना है A स्क्वायर अपॉन A नॉट. ठीक है, हमें A स्क्वायर अपॉन A नॉट स्क्वायर, सॉरी, हमें A अपॉन A नॉट निकालना है सिर्फ. ठीक है, वी वांट टू वर्क दिस आउट. सो A को ऊपर ले जाते हैं, सो A अपॉन A नॉट, A स्क्वायर अपॉन A नॉट स्क्वायर शैल इक्वल्स टू I अपॉन I नॉट. ठीक है जी, एंड देन I अपॉन I नॉट क्या था, I अपॉन I नॉट 0.75 था. सो यू सी दैट A अपॉन A नॉट पूरा स्क्वायर में कॉमन लेके बाहर लेके जा रहा हूं, सो स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0.75 एंड देन लेट्स जस्ट स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ताकि यहां से स्क्वायर हट जाए. एंड देन यू सी A अपॉन A नॉट शैल वर्क आउट टू बी, इट वर्क्स आउट टू बी अ पॉइंट समथिंग, पॉइंट कितना, square root 0.75, 0.866, 0.866. So how significant should we give this? हमें दो significant value दी हुई थी, 0.75 is too significant, तो हम इसको भी too significant देंगे. We shall write 0.87. किसी को भी कोई confusion इस सवाल में? सब clear? Any problems? Let's do this. ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको 22 के जितने भी पेपर्स में आया था मैं वो सब करवा रहा हूँ. ठीक है, ताकि एक रिहर्सल भी हो जाए और एक आइडिया भी आप लोगों को मिल जाए इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है सारे सवालों में, काफी सिमिलर क्वेश्चंस ही आए हैं. सो एक अभी एक पार्ट की तरह आया था. अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर एज शोन इन फिगर 5.1. ये इस तरह से इंसिडेंट है नॉर्मली. अब वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है तो इसका मतलब ये ऐसे ही, राइट. सो इट इज वर्टिकली एंड देन जब इमर्ज करेगी तो एक्सिस इमर्ज करेगी, इट शैल बी समथिंग लाइक दिस. अच्छा, 20 डिग्री का एंगल बोल रहे हैं वर्टिकल का और इस एक्सिस के साथ. ठीक है जी, द फिल्टर इज पोजीशन विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द वर्टिकल. The incident light has intensity I naught and transmitted light has intensity IT. So IT and I naught. ठीक है. अच्छा, by considering the ratio IT upon I naught, calculate the ratio amplitude of transmitted light upon amplitude of incident light. Show your working. काफी आसान है, हम उसी तरीके से करेंगे. किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो मैलिसिस लॉ लगाते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं. So we know that IT shall equals to I naught cos square theta. ठीक है जी, एंड देन लेट्स वर्क आउट IT अपॉन I नॉट. वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है cos स्क्वायर. एंगल क्या लेंगे हम, एंगल लेंगे इसका विद द एक्सिस. तो चूंकि ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से अगर इसको लाइन करोगे तो इसका एंगल आता है 20 डिग्री विद द एक्सिस. सो वी शैल टेक द एंगल एज 20 डिग्री. व्हाट्स दिस रेशियो वर्किंग आउट टू बी? 0.8830. ओके, थैंक यू. सो 0.8830 एंड देन अब हमने एम्पलीट्यूड्स निकालने हैं. सो एम्पलीट्यूड्स कैसे निकलेंगे, लेट्स जस्ट डू दिस जल्दी से. सो IT अपॉन AT स्क्वायर शैल इक्वल्स टू I नॉट अपॉन A नॉट स्क्वायर. ठीक है जी, एंड देन AT अपॉन A नॉट निकालना है ना. सो AT स्क्वायर अपॉन A नॉट स्क्वायर शैल इक्वल्स टू एंड IT अपॉन I नॉट. IT अपॉन I नॉट 0.883 आ रहा है. और एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट भी एक ही स्टेप में कर देते हैं ताकि AT अपॉन A नॉट आ जाए सीधा सीधा. Square root over here, square root over there. What's the ratio working out to be? Works out to be a 0.939 and ठीक हो गया 0.9397. Now हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी,
we only had a one significant value 20 डिग्री जो हमने इस्तेमाल की है, ठीक है। Now that one significant इसको 0.9 कर देगी जो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, so let's write this down to 2 significant, let's give this ratio as 0.94, वरना वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, and now let's come over here. The filter is now rotated about the direction of the light beam from its starting position shown in figure 5.1. The direction of rotation is such that the angle of transmission axis to the vertically initially increases. Calculate the minimum angle through which the filter must be rotated so that the intensity of transmitted light returns to the value that it had when the filter was at its starting position. Okay. So basically what they're saying, वो ये कह रहे हैं कि अब हमने ये पोलराइजिंग फिल्टर को यूं घुमाना शुरू कर दिया ताकि ये एंगल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, जो एक्सिस का एंगल है विद दी वर्टिकल वो बढ़ना शुरू हो जाए। वो आपसे ये पूछ रहे हैं भाई आपने अभी ये IT आपको बच रही IT थी विच वाज एट 20 डिग्री, अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा एंगल होगा जो हम पूरा घुमाएं कि उस पे दोबारा से आपको IT मिले। सो हाउ डू आई वर्क दिस आउट, कितना मैं घुमाऊं कि मुझे वापस से इंटेंसिटी अपनी IT मिले। सर समझ नहीं आया। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो था ये था ना केस, दिस वाज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर जिसकी एक्सिस यूं है, ठीक जी, और आपकी लाइट इस तरह से निकाल दी बात, ठीक है। खैर बहरहाल वो आपको क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो वर्टिकल के साथ एंगल 20 डिग्री था, हम अब ये कर रहे हैं कि हम इस पोलराइजर को इस तरीके से घुमा रहे हैं कि इसका एंगल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इट विल कीप इंक्रीजिंग, ठीक है। सो द एंगल विल कीप इंक्रीजिंग, इस तरह से इंक्रीज करते रहे। नाउ देयर व्हाट देयर ट्राइंग टू आस्क यू इज, भाई आपने अभी ये खुद कहा था, बल्कि हमने आपको बताया था कि 20 डिग्री पे जो इंटेंसिटी आती थी वो थी IT, उसका मैग्नीट्यूड था IT। देयर ट्राइंग टू आस्क यू कि हम कितना एंगल और घुमाएं कि आपके पास दोबारा से इंटेंसिटी IT आए। यानी आपको पता था क्या, आपको पता था कि जब आपका 20 डिग्री था एंगल उसके साथ, तो यू गॉट IT ओवर हियर, देयर आस्किंग यू के व्हाट एंगल शुड बी रोटेट कि आपके पास वापस से IT आना चाहिए। सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन, समझ में आ गया मिसबा? अल्मा सेज 180 डिग्री रोटेट करें, शुड बी रोटेटेड 180 डिग्री। अब्दुल्ला सेज 140। डिड यू डू AS मैथ्स लगाइए, क्या किया अब्दुल्ला ने, हमें कोई बताया अब्दुल्ला ने क्या किया। अच्छा, खैर बहरहाल अब्दुल्ला टाइप्स हिज आंसर आउट, जो भी वो समझाते हैं हमें। आई वांट यू ऑल टू रिकॉल कि मैंने आप लोगों को कल ये ग्राफ करवाया था, ठीक है। तो ये ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री वाली और 270 डिग्री वाली जो ये वर्टिकल्स बनेंगी, अगर मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं ग्राफ को, तो आपको ये नजर आता है कि ग्राफ जो है वो क्या है, वो सिमेट्रिकल है अबाउट 90 डिग्रीज, ठीक है। यानी मतलब ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ सिमेट्रिकल है इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ से। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो एंगल आपको 20 डिग्री पे मिल रहा था और उसका डिस्टेंस अगर 90 से 70 डिग्री आता है, यानी 20 और 90 में 70 डिग्री का गैप है, तो आपको अगर दोबारा से वो इंटेंसिटी चाहिए तो आपको 90 से 70 डिग्री और आगे देखना पड़ेगा। मतलब पहले वाला गैप जो था उसी को बाद में रेप्लिकेट करोगे तो 90 से पहले 70 था 20, 90 के बाद 70 पे आए तो 160 पे, यानी एंगल ऑफ 160 पे आपको सेम इंटेंसिटी दोबारा से मिलेगी, ये गारंटीड है। व्हाई इज दैट? बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिकल, ठीक है जी। तो द आंसर टू दैट इज 160 डिग्री। लेकिन जो इतना भी कर लेंगे वो फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली एक मार्क गवा के आ जाएंगे। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिल्टर मस्ट बी रोटेटेड, यानी ये पहले से ही 20 डिग्री पे था, इट वाज ऑलरेडी एट 20 डिग्री। अब आपने इसको घुमा के क्या किया, वर्टिकल के साथ एंगल आपने कर दिया है 160 डिग्री, लेकिन आपने 20 डिग्री घुमाया नहीं है, पहले से ही घुमा हुआ था। तो बेसिकली 160 में से 20 माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पास क्या है आंसर, आपके पास आंसर 140 डिग्रीज है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द एंगल डाउन एज 160 minus 20 and that comes out to be a 140 degrees, ठीक है। तो दिस इज दी वर्किंग। अब्दुल्ला ने अभी तक नहीं बताया उनको स्पेशल मेथड था, ग्राफ से ही किया मैंने जो आपने बताया, ओके ठीक है जी। एक काम करते हैं, लेट्स गेट ओवर विद दीज क्वेश्चंस। अच्छा, polarization is a phenomenon associated with light waves but not with sound waves. State the meaning of polarization, एक मार्क का, ठीक है। बट स्टिल ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? पोलराइजेशन का मतलब ये था कि the process of confining waves या oscillations या vibrations, let's say oscillations, the process of confining oscillations of the electric field vector in one direction
ठीक है जी। लेकिन फिर भी एग्जामिनर को आपने ये मेक श्योर करके आना है कि आपने कोई ये लॉ नहीं तोड़ा, कि आपने ट्रांसवर्स वेव्स का कोई लॉ नहीं तोड़ा। तो प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन वन डायरेक्शन ओनली बट स्टिल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, सो ये जरा मेक श्योर करके आना है। ओके जी, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा, कैन वी राइट ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स? यस, यू कैन आल्सो राइट ऑसिलेशन ऑफ, तो मैंने जैसे बोला था आप यहाँ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट द सेम थिंग्स अप्लाई। ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाया था वो सब, वो उसका वो टेंशन नहीं लो, पार्टिकल लिख के आओ या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख के आओ, और मार्क्स की में आपको ये मिलेगा कि ऑसिलेशंस लिखा है सिर्फ, दे हैव नॉट इवन स्पेसिफाइड किस चीज के ऑसिलेशंस, तो सिर्फ ऑसिलेशन भी कोई लिख देता तो वो भी ठीक था। ये हो गया हमारा स्टेट वाई लाइट वेव्स कैन बी प्लेन पोलराइज्ड बट साउंड वेव्स कैन नॉट। तो इसका आंसर क्या लिखूं? व्हाई कैन लाइट वेव्स बी पोलराइज्ड बट साउंड वेव्स नॉट? Light waves are transverse. Very good. Light waves are transverse. You can write light waves are transverse. Light waves are transverse while sound waves are longitudinal. ठीक है, so you can write this as well. And you can also पूरा खोल के भी लिख सकते हो कि light waves, the oscillation of particles in light waves is perpendicular direction of motion, while in sound waves the motion of the particles is parallel direction of motion. और मैं वही suggest करूंगा you write the bigger thing. अभी because of time constraints I am writing छोटा वाला चीज। ठीक है, बाद में PDF में मैं बड़ी चीज ही लिख दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा, now two polarizing filters A and B are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to a central axis line XY as shown in figure 4.1. ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है। The transmission axis of filter A is vertical and the transmission axis of filter B is horizontal. Unpolarized light of a single frequency is directed along the line XY from a source positioned at X. The light emerging from filter A is vertically plane polarized and has intensity I0. ठीक है जी, सो अनपोलराइज्ड लाइट यहां से आई और यहां पे जो आती है आपके पास, वो बोल रहे हैं ऑब्वियसली भाई, अगर नहीं भी बताते तो आपको पता था कि ये वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड होती बिकॉज ऑफ द एक्सिस एंड इट हैज एन इंटेंसिटी ऑफ I0। ठीक है, तो दिस इज एक्टिंग एज अ पोलराइजर इन दिस केस, यानी मेलिस's लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट को पोलराइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये पोलराइजर की तरह एक्ट कर रहा है और फिर ये जो चीज एक्ट करेगी, दिस विल एक्ट एज द एनालाइजर जिसके अक्रॉस मेलिस's लॉ अप्लाई होगा। ठीक है जी, अच्छा, filter B is rotated from its starting position about the line XY as shown in figure 4.1. After rotation, the intensity of the light emerging from the filter B is 1/4 I0. Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position. ठीक है जी, so now I0 आ रही है इस पे। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, तो ये वर्टिकल एंगल इसका 90 डिग्री बन रहा था, यानी अगर इसमें से अभी भेजते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है पूरी पूरी। तो व्हाट डिड दे डू, दे जस्ट स्टार्टेड रोटेटिंग इट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, दे रोटेटेड एंड लेट्स से कुछ इतना रोटेट करके कर दिया कि इसकी एक्सिस जो है वो कुछ ऐसे आने लगी। ठीक है, जस्ट फॉर ताकि आप लोग कुछ विजुअलाइज कर सको, हो सकता है ऐसी हो सकता है वैसी हो, जैसी भी हो, लेकिन दे हैव जस्ट रोटेटेड दिस मच। ओके, नाउ बट व्हाट दे डू, दे वांट यू टू रियलाइज, दे वांट यू टू रियलाइज कि आप अपने दिमाग में क्या रखोगे कि ये इसमें से 90 डिग्री ऑलरेडी रोटेटेड था। ठीक है, दिस वाज ऑलरेडी रोटेटेड 90 डिग्री। सही है जी, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, एंड देयर टेलिंग यू कि जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलती है वॉट एवर डायरेक्शन में, जैसे भी निकलती है, वी डोंट नो, बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी निकलती है सो इसकी इंटेंसिटी है I0/4। ठीक है जी, दिस इज I0/4। सो नाउ लेट्स वर्क आउट द एंगल ऑफ रोटेशन। काफी आसान है, यू नो दैट द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल इक्वल टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू द cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सो दिस विल बी I0/4 जो ट्रांसमिटेड है, इंसिडेंट आपकी I0 है, एंड इनटू cos स्क्वायर थीटा, एंड देन वी सी I0 एंड I0 कैंसिल, एंड यू सी, ये दोबारा समझा दे, क्या दोबारा समझा दूं अब्दुल्ला? 1/4 will equals to cos square theta, and then okay समझाता हूँ, बाकी सबको समझ में आया? So theta shall equals to a cos inverse of 1/4। अच्छा अब्दुल्ला, not 1/4, square root of 1/4। ठीक है, square root of 1/4। अच्छा, जब तक कोई ये कैलकुलेशन कर दे, हाँ बस इस चीज में ये ध्यान रखना है कि इस थीटा में ऑलरेडी 90 डिग्री इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है उसमें से 90 डिग्री हम निकालना पड़ेगा। अच्छा, जहां तक अल्मा ने हमारे लिए कैलकुलेशन करी है, तो अल्मा बोल रही है कि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आता है 60 डिग्रीज।
ठीक है, सो यू आर गेटिंग अ थीटा एज 60 डिग्रीज। अब देखो डेफिनेटली फॉर श्योर ये 60 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने जो है वो 90 डिग्री के बाद और रोटेट करना शुरू किया, तो दिस मस्ट बी समथिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, लेकिन बड़े मजे की बात है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो ग्राफ होता है, लेट्स कॉपी दिस डाउन ओवर देयर। अच्छा, एंड लेट्स मेक दिस 60 डिग्री एंड फिर हम ये निकालते हैं। अच्छा, सो देयर बेसिकली टेलिंग, हमने जो वर्कआउट करी है, हमने वर्कआउट करी जो ये इंटेंसिटी I0/4 बोल रहे हैं, ये आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और हमें पता है यकीनन ये 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री से इसको बड़ा होना था। सो लेट्स वर्क आउट के और ऐसा कौन सा एंगल है जो 60 डिग्री के साथ की जैसी ही इंटेंसिटी देगा। सो बेसिकली अब सिमेट्रिकल है ग्राफ, तो 60 का 90 से क्या डिफरेंस है? 60 और 90 के बीच में गैप जो है वो 30 डिग्री का गैप है। सो इफ दिस इज अ 30 डिग्री का गैप, तो यानी जो सिमिलर सिमेट्रिक पॉइंट आएगा वो भी 30 डिग्री के गैप पे होगा, राइट? इफ दैट इज एट अ 30 डिग्री का गैप, तो वो क्या हो गया? 90 + 30, यानी ये एंगल आएगा 120 डिग्री, राइट? नाउ इफ इट इज कमिंग आउट टू बी अ 120 डिग्री, तो यानी हकीकत में वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 120 डिग्री। वर्टिकल क्यों? क्योंकि आपकी एक्स ये जो वो थी, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ASTC हियर, राइट? वो भी करके देख लेंगे। बट आपको पता है आपकी ये जो इंसिडेंट लाइन थी वो वर्टिकल थी, अब उसके साथ जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है, जो हमारे पास है 60। हमने उसका एक सिमेट्रिक पॉइंट निकाल लिया, दैट मस्ट बी 120 डिग्री। अब ये बात याद रखनी है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। सो 120 डिग्री मतलब वी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टिकल, वी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम एन एंगल ऑफ 0, वी स्टार्टेड फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस 120 डिग्री में से हमें 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यू शैल गेट योर आंसर एज 120, या फिर इसको हम 120 डिग्री बोल सकते हैं। एंड देन 120 में से आप 90 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू शैल गेट 30 डिग्री। ठीक है, सो वी हैव रोटेटेड इट बाय अबाउट 30 डिग्रीज। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? आपको समझ में आया?